यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी सिविल स्टेप। तो आप सब लोगों को पता है सीयूईटी के एग्जाम्स जो हैं चल रहे हैं और 16 ऑफ मई को जो है आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम जो है हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का पूरा पेपर जो है एनालाइज करेंगे, हर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन अलोंग विद द आंसर की हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास का कि क्या है कि ए और बी मेरी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। यही होता है हमारे सिमेट्रिक का मतलब। तो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स बतानी है मुझे, कैसी मैट्रिक्स थी। तो ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन जिन बच्चों ने मेरे साथ फ्री क्रैश कोर्स जो है अटेंड किया था सीयूईटी का, उस क्रैश कोर्स में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम। तो कैसे चेक करना था, मुझे चेक करना था ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज जो है मेरा क्या आ रहा है, वहां से मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है कैसी मैट्रिक्स जो है होने वाली है। तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये किसके इक्वल आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज के, और रिवर्सल लो होल्ड करेगी तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल हुआ, बी ए माइनस ए बी के, क्योंकि मुझे पता है बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो यहां से ये किसका हो गया, नेगेटिव में कॉमन निकाल लूंगी, ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया है, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो यहां से इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरी मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, माय गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से थर्ड ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो, अगर मैं बात करूं सीयूईटी के लेवल की इस बार पेपर में, तो पिछले साल से लेवल थोड़ा सा हाई किया है, लेकिन पेपर का लेवल वैसे मॉडरेट लेवल था, इजी, इनफैक्ट मैं इजी बोलूंगी, इजी टू मॉडरेट लेवल जो है पेपर का था इस बार। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। जिन बच्चों ने मेरे साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो काफ़ी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस हमने जो पेपर में आए हैं हमने क्रैश कोर्स में डिस्कस किए थे। तो आई एम होपिंग काफ़ी बच्चों के जो है क्वेश्चंस हुए होंगे, इजीली जो है हो गए होंगे। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 4 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कितना, 4। तो मुझे बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होगा, जब कांस्टेंट निकलता है तो कांस्टेंट की कितनी पार बाहर निकलती है, जितना मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, दैट इज 2 रेज टू पावर 4 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 2 4 जा 2 रेज टू पावर 4, 16 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से बी ऑप्शन 64 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन 64 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट था थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में मुझे क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। जब मैंने मैट्रिक्स कराई थी तो आपको क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, किसके ऊपर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, और सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है। तो क्या है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो जो है क्या हो, सेम हो। तो x अगर किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, तो ही हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो यहां से डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन x इज इक्वल टू 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में मुझे y की, इस क्वेश्चन में मुझे y की वैल्यू तक निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू निकालने से मुझे सेकंड ऑप्शन क्या मिल गया, आंसर मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन, मुझे फंक्शन गिवन है क्या,
आई हैव गिवन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, इन द इंटरवल 1 2, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ बी इज, बी की लिस्ट वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, जो 2x प्लस बी है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो मुझे x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b बाई 2 चाहिए और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, 1 बाई 2 में। तो मैं b की मिनिमम वैल्यू क्या रखूं, b की मिनिमम वैल्यू क्या रखूं, या फिर मैं दूसरा केस ले सकती हूँ, b इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2x। तो इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है 1 से लेके 2, तो यहाँ पे b की मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, लिस्ट वैल्यू। अगर मैं 1 से शुरुआत करूं तो b की जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी क्या रहेगी, -2 रहेगी। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन -2 मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, मेरे को क्या बताना था, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 डाइस को क्या किया, थ्रो किया। द एक्स, इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ फोर्स देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स है, रैंडम वेरिएबल मैंने हर बच्चे को बनाना सिखाया था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है मेरी यहाँ पे कितनी है, माई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मुझे निकालनी है, कितनी है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है, एक्सपेक्टेशन मतलब मेरी मीन, म्यू। ठीक है, तो एक तो मीन निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, एनपी। डायरेक्टली एनपी की हेल्प से जो है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरी मीन निकाल सकती हूँ, जहां पे एन क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स जो है मेरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, और पी जो है क्या है, P है प्रोबेबिलिटी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो सक्सेस यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है मेरा 4 आ रहा है। एक तो उस तरीके से कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, रैंडम वेरिएबल x ले लोगे आप, या तो 0 टाइम्स क्या आएगा, e ऑफ x आएगा, या 1 टाइम 4 आएगा, या फिर 2 टाइम आएगा, फिर उनसे उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ले लो। एक भी बार 4 ना आना, कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, 25 केस बनेंगे, यस और नो। तो 25 वो बन गए, 25/36। एक बार 4 आने के लिए हमारे पास टोटल 5 केसेस बनेंगे, 5/36। 2 बार 4 आने के लिए बन जाएंगे। तो इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके और ऐड करके, सिर्फ कुछ नहीं करना था आपको, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है बनाना था, और फिर एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला समीशन xi p ऑफ xi फॉर्मूला लगाना था। तो यहां से डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 1/3 जो है मेरा क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर बन रहा है। सेकंड ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। देखो मैं हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, हर फंक्शन की डिटेल्ड वैल्यू जो है क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनको हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे, बिना कंप्लीटली सॉल्व किए भी हमारे आंसर्स जो है निकल सकते हैं, और हम उसी तरीके से आंसर्स जो है निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, मेरे को फंक्शन गिवन है fx, तो और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 3 के बीच में। तो मुझे बतानी है कि फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, अब x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 3 के बीच में जो है हमें हमारा x जो है चूज करना है। तो मैं क्या करूंगी, वैसे तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वही मेरे पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा देते हैं। अगर मैं उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही थी तो मेरा कोई भी आंसर सही नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 करते हैं, उसको 0 करने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स मुझे मिनिमा या मैक्सिमा देंगे। पर आप ध्यान से देखो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे इसको सोल्व करके 1 और 2, कैसे, 2x क्यूब f डैश x क्या फंक्शन क्या है,
2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव कितना है 6x माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x जो है इसको सोल्व करके क्या आ रहा है 1 और 2। 1 और 2 मेरे 0 3 के बीच में तो लाई कर रहे हैं, तो यहां से मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया, जो पूरी x की वैल्यू, तो मैंने फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी देखी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी चेक की, 2 पे भी चेक की और 3 पे भी चेक की। तो मैंने देखा कि जो मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किस पॉइंट पे 3 पे, और मिनिमम वैल्यू आ रही है किस पॉइंट पे 0 पे। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है 3 है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है 2 है। तो C किसके 1 के साथ और D किसके सेकंड के साथ, तो C 1 और D सेकंड के साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन आंसर दे रहा है। देखो ये वैल्यूज जो है आप खुद से निकाल लेना, 0 पे निकाली, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो मिनिमम वैल्यू 0 पे आ रही थी और मैक्सिमम 3 पे आ रही थी, तो यहां से इस वजह से फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा, फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से सारे क्वेश्चंस पूरी आंसर की जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पार्ट ए, आप सबको पता है पार्ट ए में 15 क्वेश्चन होते हैं, तो पार्ट ए वाले 15 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, मुझे नहीं लग रहा था कि आप किसी भी क्वेश्चन पे अटके होंगे, सारे क्लियरली मेरे ख्याल से इजीली हो गए होंगे आपके। नेक्स्ट है एलपीपी का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z मेरा किसके इक्वल है, ax प्लस by के इक्वल है, और ये जो मेरा फंक्शन है किस पॉइंट पे 8, 2 और 4, 6 पे मुझे क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट किस पे 8, 2 पे होगी, वही सेम वैल्यू फंक्शन की किस पॉइंट पे होगी 4, 6 पे। ठीक है, तो यहां से 8 माइनस 4 4, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू 0 आ गया। और मुझे क्या गिवन है, a b कितना है 25। तो मुझे क्या करना है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल होगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माय गिवन फंक्शन। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो a माइनस बी का स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का स्केयर माइनस 4ab के, तो ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, इसकी मैं वैल्यू निकाल लूंगी, और ये माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो 4ab की वैल्यू कितनी है 25, तो ये क्या हो गया 100, और मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही थी 0। तो जब इसको सोल्व किया तो a कितना आ गया 5, b भी कितना आ गया 5, तो a 5 है b 5 है, तो इसमें a और b की वैल्यू डाल दो, दोनों में से किसी एक में, दोनों मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देंगे। तो 8 5 जा 40 प्लस 5 2 जा 10, तो 50। तो मैक्सिमम वैल्यू, मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, मेरे फंक्शन की वैल्यू 50 रहेगी। तो यहां से सेकंड ऑप्शन 50 जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो सेकंड आ गया। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स। देखो बहुत ही इजी जो है इसका ग्राफ बन रहा था, बहुत ही इजीली। पहली ये मेरी लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसका ग्राफ बना। यहाँ पे मेरी कोई लाइन थी x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे लाइन थी x इज इक्वल टू 6। तो इन चारों ने मिलके, इन चारों लाइंस ने मिलके कौन सा एरिया बाउंड किया था, ये एरिया जो है मेरा बाउंड किया था। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना था, इसके अंदर इंटीग्रेट करना था, कहां से, फ्रॉम 2 to 6। क्या x की वैल्यू क्या है 12, y की वैल्यू 12 माइनस x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये बना 12 माइनस x का स्क्वायर बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन -1, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से, फ्रॉम 2 to 6। तो ये मेरा क्या बन गया -1/4, और यहाँ पे 6 डाला
12 माइनस 6 दैट इज 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 100, तो ये कितना बना 100 माइनस 36 64, और माइनस की वजह से प्लस 64/4 विच इज इक्वल टू 16। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें 16 दे रहा है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन जो है हमें 16 दे रहा है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट जैसे हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हैं वैसे ही क्वेश्चन मेरे को पेपर में देखने को मिले। तो जिन्होंने क्रैश कोर्स लगाया है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि उन सभी का जो है पेपर अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज रोल्ड थ्राइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब एक डाइस को कितनी बार रोल किया, 3 बार, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे कितने बनेंगे, 216। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इन फर्स्ट एंड सेकंड रो। फर्स्ट और सेकंड रो में नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है, तो वो क्या क्या बन सकता है, या तो 5 6 या 6 5, या फिर दोनों रोज में 5 5 या 6 6, क्योंकि 4 से बड़े तो 2 ही नंबर है 6 6। और थर्ड रो की क्या है, नंबर लेस देन 1 इन थर्ड रो, थर्ड रो में नंबर लेस देन 1 चाहिए। तो फेवरेबल केसेस, इस केस में मेरे फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे, 5 6 1, 5 6 2, 5 6 3, सेम इसके साथ 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, सेम इसके साथ 5 5 1, 5 5 2, 5 5 3, और सेम इसके साथ क्या बनेगा 6 6 1, 6 6 2, 6 6 3। तो टोटल कितने केस हो गए, 3 6 9 12 केसेस हो गए। तो फेवरेबल केसेस हैं 12 और टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 216, तो ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। कैलकुलेशन करो, 6 108 2 पे गया, फिर ये किस पे गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो क्या आ गया ये 1/18। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है मुझे 1/18 दे रहा है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इज डिटरमाइंड बाय। अब मुझे ये फिजिबल रीजन है, देखो इसमें कुछ भी नहीं सोल्व करना, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना था, क्योंकि ग्राफ से हम क्या देखते हैं, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स ही देखते हैं, वो मुझे ऑलरेडी गिवन है क्या 0 8 4 0 एंड C 8 0। ठीक है, आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z किसके इक्वल है, ax प्लस by हैज मैक्सिमम वैल्यू लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जो मेरी लाइन सेगमेंट AB बनेगी, सपोज करो ये लाइन सेगमेंट AB है, तो इस सेगमेंट के ऊपर मैक्सिमम लाई कर रहा है, तो इस रिलेशन बताना है मुझे किसके बीच में, A और B के बीच में। अब ये रिजल्ट जब मैंने आपको क्लास में LPP कराई थी, तो उस टाइम मैंने हर बच्चे को ये रिजल्ट बताया था, और क्या बोला था इस रिजल्ट में कि अगर लाइन सेगमेंट पे मैक्सिमा लाई कर रहा है, तो मतलब क्या है कि इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है कि जो 08 पॉइंट पे वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 डाला, 8B किसके इक्वल होगी, जो वैल्यू मेरी किस पे है 40 पे, दैट इज 4A। तो यहां से A किसके इक्वल आ गया, 2B के इक्वल आ गया। देखो कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी मेजर इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली यहां से सेकंड ऑप्शन A इज इक्वल टू 2B मेरा क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था। सेकंड ऑप्शन मुझे यहां से आंसर मिल रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन था, देखो सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, मुझे सेकंड डेरिवेटिव तक जाना था, बट एट सच इतना कुछ भी मुश्किल नहीं था क्वेश्चन में। मुझे गिवन है t किसके इक्वल, e⁻² के इक्वल, और y किसके इक्वल गिवन है, नेचुरल लॉग है, मैं सिर्फ लॉग लिख रही हूँ, log t स्क्वायर के। तो d2y/dx² बताना है, तो पहले निकालो dy/dx, जो भी आएगा उसका मैं फिर से डेरिवेटिव कर दूंगी, मेरे को सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा।
तो dy बाई dx, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है और हमने क्लास में सीखा भी है हमारे क्रैश कोर्स में कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, तो ये किसके इक्वल होगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx के। तो यहां से देखो dy बाई dt मेरा किसके इक्वल आएगा, log t स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाई टी स्क्वायर, और फिर से करूंगी तो 2t इंटू t का x के साथ e रेस टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, e रेस टू पावर 2x, और साथ में क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव कितना होगा मेरा 2 होगा। तो यहां से क्या, एक टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बना मेरा 2 2 जा 4, और e रेस टू पावर 2t की वैल्यू क्या है t बाई टी, तो विच इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0, तो सेकंड डेरिवेटिव जब मैं करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन 0 जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, और इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, पेपर में काफी क्वेश्चन, पेपर के अंदर काफी क्वेश्चंस जो है इंटीग्रेशन के आए थे, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन करना था। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन पाई x रेस टू पावर n प्लस 1 माइनस x है, तो अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं क्या, x रेस टू पावर n प्लस 1, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस n, यस और नो, यही बचेगा। तो ये बन गया मेरा। ठीक है, फिर मैं क्या करूं 1 बाय एक्स रेस टू पावर, इसको ऊपर ले जाऊं, पाई एक्स रेस टू पावर माइनस n, -1 बनेगा ये, या माइनस ऊपर ले लो +1, 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -n। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मैं क्या करूं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n को सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो यहां से क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस nx। ठीक है, कि पार कितनी -n -1 dx जो है किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। ये ऊपर वाली चीज नहीं बन गई, इसको ओपन करूंगी तो -s -1 बनेगा। तो ये पाई तो देखो कांस्टेंट ही है, पाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पाई इसके अंदर कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू dt बाय इसकी वैल्यू कितनी t। तो ये क्या बन गया मेरा, पाई कांस्टेंट है और 1 बाई टी का डेरिवेटिव, और ये देखो ये n भी जाएगा, तो पाई बाई n तो बाहर ही है, और 1 बाई टी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, यहाँ पे ये n भी था। ठीक है, तो ये n बाय पाई और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, log ऑफ मोड टी प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये मोड टी की वैल्यू क्या है, पाई बाय n log t की वैल्यू डालो, t क्या है 1 माइनस 1 बाई एक्स रेस टू पावर n लिख सकती हूँ, माइनस n है, नीचे जाके यही बन जाएगा। एलसीएम लिया x रेस टू पावर n, तो x रेस टू पावर n -1, तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखो बहुत इजी इंटीग्रेशन था, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या आ रहा था, आंसर बन रहा था, फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये लेंथी क्वेश्चन था, दिस इज वेरी लेंथी क्वेश्चन, बहुत ही लेंथी इंटीग्रेशन था इसका, और प्लस ट्रिकी इंटीग्रेशन था, क्योंकि इसकी जो सब्स्टिट्यूशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें हमने क्या करना था, इसमें हम x को लेके चल रहे थे, इसके अंदर हमें x को सब्स्टिट्यूट करना था √a/b tan थीटा। इसकी सब्स्टिट्यूशन जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, x को मैंने सब्स्टिट्यूट किया √a/b tan थीटा, और यहाँ से dx मेरा क्या बना फिर √a/b तो कांस्टेंट है, और tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये मैंने वैल्यू डालनी थी dx की। तो ये दोनों वैल्यू जब आप इसके अंदर डालते, इसको सिंप्लीफाई करते, तो काफी बहुत ही लेंथी नंबर ऑफ स्टेप्स जाने थे, बहुत टाइम टेकिंग
था, इसको सिंप्लीफाई करते, सोल्व करते। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बोल सकती हूँ कि पेपर में आपने इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसको स्किप कर देना था, ठीक है। बट करना कैसे था, सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में आपको फोर्थ ऑप्शन, आंसर की मैं आपको बता देती हूँ, फोर्थ ऑप्शन 1/a+b जो है आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। ये बात होगी 30 क्वेश्चन की। नेक्स्ट है द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 5x। इनमें से किस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 5x होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो इस फंक्शन को, कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा सेकेंड ऑर्डर, वही इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 5x इंटू log e5, यस और नो, यही बनता है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो तो किसका बनेगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि 1/log e5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन 5x/log e5, तो ये log e5 का स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहां से डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको। आ गया 14th ए पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, देखो करने जा रहे हैं हमारे बोर्ड के स्क्रीन के ऊपर, क्या है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का जी। पार्ट ए में सबको पता है 15 क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद 35 क्वेश्चंस जो हैं हमारे किसके रहते हैं, पार्ट बी के रहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री बतानी है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे ये 3/2 है, तो मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो ये कैंसिल होके सिर्फ 3 बन जाएगा। और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पार, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा 2 है, और इसकी पार कितनी बन रही है, 2, तो यहाँ से मेरी डिग्री क्या बनेगी, 2। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा, सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे पार्ट 1, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। चलिए डिस्कस करते हैं पूरी आंसर की, पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो देखते ही हो जाना चाहिए था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई भी दिक्कत आई होगी किसी भी तरीके की। तो क्वेश्चन है लेट आर बी द रिलेशन ओवर सेट ए ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन सच दैट L1 इज रिलेटेड टू L2, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो R कैसा रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक है, क्योंकि ए बी के पैरेलल है तो बी बी सी के होगी। ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है तो ए सी के भी पैरेलल होगी। तो ये कैसा रिलेशन बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। रीजन बीइंग क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, जिसकी वजह से ये मेरा कैसा रिलेशन बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अब बहुत बच्चे ने ना ये नोट वर्ड नहीं पढ़ा होगा, नॉट गेटिंग था। यूजुअली क्वेश्चन आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज संडेज, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कर दिया क्वेश्चन को, और क्या कर दिया, बीच में नोट वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडेज इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, तो 364 डेज जो है मिलके कितने बनाते हैं, 52 वीक्स बनाते हैं। तो हर वीक में एक ट्यूसडे होगा, तो 52 ट्यूसडे तो बन गए 364 डेज में। अब मेरे पास बचे 2 दिन, अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे,
फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे तो बन ही गया। तो टोटल 7 पॉसिबिलिटीज हैं इन 7 डेज की, क्योंकि जो बचे हुए 2 डेज होंगे वो होंगे तो कैसे, साइमल्टेनियस ही होंगे। तो मुझे चाहिए नॉट गेटिंग 53 संडे। तो किस केस में संडे नहीं आ रहा, पहले में, दूसरे में, इसमें आ रहा है थर्ड, फोर्थ, इसमें आ रहा है सॉरी 1 2 3 4 5, इन 5 केसेस में जो है ट्यूसडे नहीं आ रहा। तो 5/7, तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा आंसर बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडेज। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन था और डायरेक्ट, कैसा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मेरा। थ्री डी ज्योमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मुझे बताना था एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction ratios are proportional to 1 1 -2 and √3 -1 minus √3 -1 and -4। तो क्या होता है, एंगल इनके बीच का क्या होता है, कोस थीटा, किसके इक्वल, इन डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 1 इंटू √3 -1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे, -√3 -1 और -2 की किससे, -4 से, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, स्क्वायर रूट, किनके, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या बनेगा, √3 -1 का स्क्वायर प्लस -√3 -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो जब मैं ये सारी कैलकुलेशंस करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होके मेरा क्या बनेगा, 8 - 2 दैट इज 6/√144, तो विच इज इक्वल टू 6/12 विच इज इक्वल टू 1/2। तो कोस थीटा यहाँ पे मेरा किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। और कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 60 डिग्री, दैट इज π/3। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे π/3 दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे π/3 दे रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर का क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगी, वेक्टर का काफी इजी क्वेश्चन जो है आया था। तो क्या है क्वेश्चन में कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 27 के इक्वल है और मुझे इनके बीच का रिलेशन भी गिवन है, तो मुझे मोड बताना है बी वेक्टर का क्या होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ए वेक्टर कितना है, 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मोड, तो स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर दिया उसका, माइनस दिस, तो 4 - 1 दैट इज 3, 27। तो यहां से b का स्क्वायर कितना आ गया, 9, 27 डिवाइड बाय 3, तो b वेक्टर स्क्वायर किया दोनों तरफ तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 3 दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है 3 दे रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखो, मुझे गिवन है tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन है देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, दूसरा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, तीसरा 2 रियल पॉजिटिव वैल्यू होंगी और चौथा 2 रियल नेगेटिव वैल्यू होंगी। अब मुझे पता है कि tan इनवर्स को जब मैं कोट इनवर्स में क्या करती हूँ, चेंज करती हूँ। व्हेन आई चेंज tan इनवर्स टू कोट इनवर्स, तो हम उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये मेरा क्या बनेगा, tan को कोट इनवर्स ऑफ 3 - x + 1/2 किसके इक्वल, कोट इनवर्स ऑफ 3/3x + 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 3 की पावर, तो x की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूं कि ये मेरी दोनों इक्वेशन क्या आ जाए, सेम आए। तो आप चेक कर लेना, x की कोई भी वैल्यू
इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, नो वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई इट। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर थ्री सिंगुलर मैट्रिक्स। क्रैश कोर्स में भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो हमने दोनों की बात की थी क्रैश कोर्स में। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट 0 करूंगी तो क्या आएगा, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, 3 2 जा 6b माइनस 6, इसकी वैल्यू 6 है, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 5। और जब आप ए बी की वैल्यू इस मैट्रिक्स में डाल देंगे, ए को कितना 6 और बी को 5, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6/4। क्वेश्चन है ए बी सी की वैल्यू बताओ, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 6/4, दैट इज 9 5 जा 45। तो यहां से कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 45 दे रहा है, थर्ड ऑप्शन जो है मुझे 45 दे रहा है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे देखो इंटीग्रेशन के 4 से 5 क्वेश्चंस जो है देखने को मिले थे पेपर में। तो क्या है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, log 2 से log 3 नेचुरल लॉग लिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे, देखो लिमिट्स नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है पहले, क्योंकि किसका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो e रेज टू पावर 2x बाय e रेज टू पावर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ये मैंने क्या किया, सिर्फ इसको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, -1 बाय e रेज टू पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही इजी है निकालना। कैसे निकाल लेंगे, e रेज टू पावर 2x प्लस 1 को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया t। तो यहां से क्या बना, डेरिवेटिव किया e रेज टू पावर 2x बाय कितना 2, यही बनेगा e रेज टू पावर, इसका डेरिवेटिव किसके dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल। तो ये मेरा क्या बना, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, log 2 से लेके log 3 तक, किसका, इसकी वैल्यू dt बाय 2 और इसकी वैल्यू t। तो ये क्या बना, 1/2 डेरिवेटिव कितना, log t, दैट इज log ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस 1। और इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम डालेंगे, जो मेरी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, log 2 से लेके log 3 तक। पहले का इंटीग्रेशन हो गया। अब इस दूसरे का कैसे निकाल लेंगे, देखो इसका भी सिखा देती हूँ मैं आपको निकालना। क्या करो, इसमें से कॉमन निकाल लो e रेज टू पावर 2x, तो ये क्या बनेगा, 1/1 e रेज टू पावर 2x। अब इस किसके इक्वल बना, इसको मैं ऊपर लेगी, e रेज टू पावर -2x, यस और नो, 1 प्लस e रेज टू पावर -2x dx। अब ये सेम ऐसी फॉर्म बन गई, सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी वैल्यू भी t, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी और यहां से इसका इंटीग्रेशन जो है हो जाएगा। और लास्ट में फिर आपने क्या करनी है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करनी है, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करके सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आएगा log e4 माइनस log e3। तो ये आंसर आप मैच कर लेना, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर रहेगा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, वैसे कंफ्यूजिंग लगते हैं कई बार, हम क्वेश्चंस देख के घबरा जाते हैं, बट क्वेश्चंस जो हैं सीयूईटी के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। कुछ क्वेश्चंस से जो थोड़े ट्रिकी थे, अदरवाइज पेपर इज मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही हम बोल सकते हैं पेपर को। मुझे गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और मुझे गिवन है ए और बी मेरे कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं।
ये चीज ध्यान रखना। और मोड ऑफ सी कितना है, 2 है, तो मुझे एंगल बिटवीन बताना है ए बी और सी के क्या होगा। तो मैंने क्या किया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को किसके इक्वल लिख लिया, माइनस ए वेक्टर के। जब मैं दोनों तरफ स्केयरिंग करूंगी तो यहां से क्या आएगा, स्केयर ओपन करूंगी, बी वेक्टर का स्केयर सी वेक्टर का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी मोड सी और क्या कोस थीटा किसके इक्वल, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर। क्योंकि ए और बी मेरे यूनिट वेक्टर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सी मोड मुझे कितना गिवन है, 2, तो 2 प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ सी का स्केयर है ना, सॉरी, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना, कोस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 डाली, इसकी 2 डाली, तो 2 2 जा 4 0, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 4 के, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो कोस थीटा वैल्यू -1 कब देता है, जब मेरा थीटा कितना होता है पाई, दैट इज माई थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 180 डिग्री दे रहा है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है मुझे 180 डिग्री दे रहा है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, 23 क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे किसकी, 24 क्वेश्चन की। अब 24 क्वेश्चन में हमेशा देखो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ए ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड आ रहा है और बी, ए या बी चेक कर लो। अब मुझे पता है सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या है, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। सी ऑप्शन में मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है, और मेरा फ्रैक्शनल पार्ट जो है कभी भी, फ्रैक्शनल पार्ट मेरा जो है कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं बनता। तो मैं क्या बोलूंगी, सी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। पहले ऑप्शन में मोड फंक्शन गिवन है और मोड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो फर्स्ट ए के लिए क्या होगा, सेकंड होगा। तो ए सेकंड पे जा रहा है तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड। अब सी जो है थर्ड पे जा रहा है, किस पे, थर्ड ऑप्शन में भी फोर्थ में भी। तो अब हम कुछ और चेक कर लेते हैं, या तो बी चेक कर लेते हैं। तो बी या तो फर्स्ट पे, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो, जो मेरा बी ऑप्शन है, मोड फंक्शन गिवन है, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ एक शार्प कर्व बनाएगा उस पॉइंट पे मेरा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये शार्प कर्व किस पे बनाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन, तो ये फंक्शन उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बी किससे, फर्स्ट से मैच करेगा। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन मेरा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। थर्ड विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक सो कि इससे इजी क्वेश्चन जो है कुछ बन सकता था। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा एस है, मुझे बताना है डी एस बाई डी आर किस पॉइंट पे, जब आर की ये वैल्यू है। तो ds बाई डी आर कितना आएगा, डेरिवेटिव किया 6 पाई आर। अब r की वैल्यू डाल दो ये इतनी, तो ये कितना बनेगा, 6.6 पाई जो है बनेगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन 6.6 पाई जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, या तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, और ये लाइन मेरी क्या बनेगी, देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये लाइन की कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस 4 को मैं नीचे ले आऊं तो ये मेरा ये वाला एरिया, सॉरी देखो ये वाला इंटरसेप्ट कितना है, x वाला 28√3a, और y वाला कितना है 4b। तो मुझे ये एरिया बताना है कि कितना है। ये क्या है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और मेरे ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2।
बेस इंटू हाइट, क्या होता है मेरे ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 1/2। बेस की वैल्यू क्या है 28√3a प्लस हाइट कितनी 4b, तो ये कितना आ गया 14 ये 2 28 2 जा 56√3ab। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे ये आंसर दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मुझे ये आंसर दे रहा है, तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स, ए क्या है स्केयर मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मुझे बताना था ए आइडेंटिटी -2a का क्यूब प्लस 2a क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो ए स्केयर ए के इक्वल है, ओपन करो इसको, क्या बनेगा ए, इसका क्यूब का फॉर्मूला मैं ओपन करूंगी तो आइडेंटिटी का क्यूब -2a का क्यूब माइनस कितना 3ab और साथ में क्या a माइनस b, यही बनता है फॉर्मूला। और 2a क्यूब को क्या लिख सकती हूँ a स्केयर इंटू a, तो a स्केयर की वैल्यू क्या है a, तो a इंटू a स्केयर, a क्या हो गया a स्केयर विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू a, तो ये मेरा क्या बन गया प्लस 2a। आइडेंटिटी क्यूब हम सबको पता है क्या होता है, आइडेंटिटी 2 का क्यूब 8 और a क्यूब की वैल्यू मेरी अल्टीमेटली क्या आ रही है a माइनस 3 2 जा 6 टाइम्स ऑफ a आइडेंटिटी -2a, यही बन रहा है। तो अब देखो a आइडेंटिटी -8a -6a प्लस 12a स्केयर, जो a स्केयर अल्टीमेटली किसके इक्वल है a के इक्वल है। तो जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे, अब कुछ नहीं करना, इस a की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो a -8a माइनस, क्योंकि a स्केयर a के इक्वल है -6a प्लस 12a प्लस 2a, तो इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ये सिर्फ मेरा a के इक्वल बन रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन a मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच द लिस्ट, मैच 1 विद द लिस्ट 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा। अब ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन रही है, अगर मैं इसको dy/dx की फॉर्म में बनाऊं, x से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे ये मेरी बनेगी dy/dx, ठीक है, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इधर जाके मेरा क्या बनेगा -y/x इज इक्वल टू 2x²/x, कुछ ऐसे बनेगा जब मैं इसको सोल्व करूंगी। ठीक है, तो यहां से देखो ये मेरी लीनियर फॉर्म बन गई, जहां पे p मेरा किसके इक्वल है -1/x के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e इंटीग्रेशन p dx, तो e इंटीग्रेशन 1 - 1/dx, तो e माइनस log x जो कि किसके इक्वल है 1/x के इक्वल। तो पहली इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x, तो फर्स्ट का फर्स्ट, a का 1, थर्ड ऑप्शन गया, फोर्थ गया। अब b का निकालना है, तो b को भी सेम आप क्या करोगे, सेम इसी फॉर्म में लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो देखो ये क्या बनेगा dy/dx। ठीक है, तो ये y नेगेटिव था, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके मेरा y क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो नेगेटिव है, उधर जाके प्लस 3/xy, और यहाँ पे चाहे कुछ भी बन रहा हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा e, ये वाला बनेगा, तो e 3 log x, तो विच इज इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें फोर्थ ऑप्शन, तो b का 4 आएगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 29th क्वेश्चन। अब मेरे को 4 स्टेटमेंट गिवन है, जो 29th क्वेश्चन है इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट गिवन है A B C D, और हमें बतानी है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। अब फंक्शन ध्यान से देखो, नेचुरल टू नेचुरल है, तो नंबर चलेंगे मेरे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे सो। तो अगर n मेरा ओड है तो फंक्शन की वैल्यू है n+1, तो फंक्शन अगर 1 है तो 1 पे वैल्यू होगी 1 + 1 दैट इज 2। फंक्शन इवन है तो 2 पे वैल्यू क्या होगी 2 - 1 दैट इज 1।
3 पे वैल्यू होगी 3 + 1 4 और 4 पे वैल्यू होगी 4 - 1 3, 5 पे 6 और 6 पे 5, तो ये ऐसे वैल्यू चलेंगी। तो ये जो फंक्शन है मेरा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 1 मतलब इंजेक्टिव है, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव है, और कोई भी फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो इन्वर्टिबल भी है, इनटू नहीं है क्योंकि ऑन टू है। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए सी डी। तो कौन सा ऑप्शन है जो हमें ए सी डी दे रहा है यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन जो है हमें ए सी डी दे रहा है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हो रहा था। कैसे था? इंटीग्रेशन 0 to π/2 आई, क्या था? 1 माइनस, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो तो क्या बनेगा? cos x by sin x, 1 by sin x प्लस cos x dx। तो ये क्या बन रहा है? इंटीग्रेशन 0 to π/2। ठीक है, कितना? 1 माइनस साइन एक्स, एलसीएम लिया और इधर भी साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, 0 जो फंक्शन की वैल्यू, देखो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है कि आई जो है a to b है, तो अगर मैं फंक्शन में क्या करूं, a + b - x कर दूं तो भी वैल्यू सेम रहती है। तो 0 + π/2, π/2 - x कर दूंगी तो भी मेरी वैल्यू सेम रहेगी। तो मेरा i क्या बनेगा? cos x - sin x बाय कितना? 1 प्लस, ये तो चेंज करने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, जो i की वैल्यू ये दे रही है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी तो एलसीएम सेम है, ये वैल्यू कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो मेरा टोटल इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन 0, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन 0 जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन सिर्फ एक कैलकुलेशन से हो रहा था। एक रैंडम वेरिएबल गिवन है और मुझे इस लिस्ट में मैच करना था, और लिस्ट में सबसे पहली वैल्यू क्या थी? k की। ठीक है, तो k, मेरी k की वैल्यू क्या आएगी? मुझे पता है ये सारा समीशन जो है किसके इक्वल होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल। तो इनका सम 3 + 2 + 1 दैट इज 6 के मेरा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। दैट इज k की वैल्यू कितनी है? 1/6। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो k की वैल्यू 1/6, तो k किससे मैच हो गया? फोर्थ से। और a ऑप्शन फोर्थ से सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, वो मेरा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। सेकंड विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो 31 का सेकंड आ गया। 34 का देखो, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या है? मेरी मैट्रिक्स है कैसी? n क्रॉस n की है, तो मुझे बताना है a एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस होता है, ये बात ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a उल्टा होता है? नहीं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी के, तो ये भी गलत है। a इनवर्स का डिटरमिनेंट ये होता है, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सिर्फ a और d। तो सेकंड ऑप्शन मुझे दे रहा है a और d, तो यहां से सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैट्रिक्स, मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है और मुझे बताना है कि जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कैसी होती है। मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है इसके बारे में बताना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती। रीजन बीइंग क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 0 होती हैं, इसकी डायगोनल एंट्री 0 नहीं है। सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो ए बी एंड डी, ए बी डी कौन सा ऑप्शन दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे ए बी डी दे रहा है, तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या आ रहा था? करेक्ट आंसर आ रहा था।
तो देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले पेपर में हमें जिनमें हमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिनके अंदर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डायरेक्ट हमारे आंसर्स जो हैं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, कोई आपको ग्राफ बनाने में मेहनत नहीं करनी थी, लेकिन 0/0 रूल, मैंने ना शेडेड रीजन बनाना सिखाया था आपको क्लास में, और वो शेडेड रीजन देखो बताना है कि कैसे, कौन सा रीजन आ रहा है। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या है, द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द कंस्ट्रेंट, मुझे कंस्ट्रेंट गिवन है और कंस्ट्रेंट का ग्राफ भी बनाया हुआ है, तो इन कंस्ट्रेंट की हेल्प से फिजिबल रीजन क्या बनेगा। तो जो मेरा पहला कंस्ट्रेंट है 4x + y इज ग्रेटर देन 80, तो उसके लिए ये वाली लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये वाली लाइन 0 + 0 इज ग्रेटर देन 80, क्या ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रही है। ये वाली जो मेरी लाइन है क्या ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रही है। 0 इज ग्रेटर देन 80, ये तो बात ही सच नहीं है, तो ये कहाँ है, सेंटर से दूर भागेगी, तो फिजिबल रीजन इस तरफ वाला बनेगा। तो ये रीजन तो कभी भी फिजिबल रीजन में आ ही नहीं सकता, तो डी ऑप्शन भी गया और ए रीजन भी गया। ए बी सी डी ये 4 रीजन बनाए हुए हैं, ए रीजन चला गया और डी रीजन भी चला गया। अब नेक्स्ट देखो, या तो सी रीजन है या बी है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाली लाइन। अगर ये वाली का रीजन ऊपर की तरफ गया तो सी रीजन आएगा, और इसका नीचे की तरफ गया तो बी आया। तो ये 115 0 एंड 23 0, तो ये किसकी लाइन है, इसकी है, सेकंड की। 0 इज ग्रेटर देन 115, ये भी 0 रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये भी क्या है, ये रीजन भी सेंटर से दूर भागेगा, तो फिजिबल रीजन क्या होगा मेरा, ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन भी गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन की रीजन 3 जो है मेरा करेक्ट आंसर बनेगा, रीजन 3 जो है मेरा फिजिबल रीजन आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, थर्ड ऑप्शन आ गया यहां से आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो क्लास में भी डिस्कस किया है, कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर वाला, ये पैराबोला है, y = 4 ये लाइन है, तो 0 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। एरिया बताना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेकंड में भी। ठीक है, तो 16/3 इसका तो आंसर भी याद हो रखा है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इतनी बार किए हैं, ये वाला ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 16/3 जो है इसका आंसर आता है। जिन्होंने मेरा फ्री क्रैश कोर्स देखा है, उस क्रैश कोर्स में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो है हमने डिस्कस भी किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया था और इस सेम फॉर्मूला पे मैंने क्रैश कोर्स में भी क्वेश्चन कराया। सोचो फॉर्मूला, सोचो क्या है, अलग अलग कर लो इनको। तो देखो क्या है, इंटीग्रेशन e⁻x 2x/2√x प्लस 1/2√x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, यही है, यस और नो, यही इसी तरीके से है। तो यहां से देखो ये मेरा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन e⁻x और ये क्या बन गया √x। ठीक है, प्लस 1/2√x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, माइनस से इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप कैलकुलेशन को वो करने के लिए। तो e⁻x है, साथ में फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, साथ में क्या है, फंक्शन है और क्या है, मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, यही है। तो यहां से मेरे पास क्या बन गया, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, 1/√x भी लेके चल सकते हो इसको, x/√x। तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e⁻x इंटू f(x) प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो f(x) क्या है मेरा यहाँ पे √x, तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा यहाँ से आंसर बन जाएगा, 4 विल बी माई करेक्ट आंसर। और ठीक है, क्लियर है सबको।
नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, फंक्शन जो है ब्रेक किया है दो पार्ट्स में और कॉन्टिन्यूस है किस पे, एट x इज इक्वल टू पाई पे। तो मुझे k की वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, देखते ही हो रहा था। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू पाई पे, तो x इज इक्वल टू पाई पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, k पाई प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, कोस पाई। तो k पाई प्लस 1 मेरा किसके इक्वल आ गया, कोस पाई, दैट इज -1। तो k पाई इज इक्वल टू -2 और k की वैल्यू क्या आ गई, -2 बाई पाई। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे -2 बाई पाई दे रहा है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मुझे -2 बाई पाई दे रहा है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ नहीं था, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थी और उसका ट्रांसपोज निकालना था। पहला और दूसरा एलिमेंट निकाल लो। पहला एलिमेंट निकाल लो, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगी तो पहला एलिमेंट -2 बनेगा और ट्रांसपोज में पहला एलिमेंट नहीं चेंज होता तो -2 ही रहेगा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेटेड। अब दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 और वो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में जो है मेरा 4 आएगा। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में 7 आ रहा है क्योंकि मैं ट्रांसपोज करूंगी और इसमें 4 आ रहा है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन से ही मेरा काम चल रहा था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है 39। 39 में आपने कुछ नहीं करना था, इसका डिटरमिनेंट निकालना था। पहला तो आपको काम क्या करना था 39 क्वेश्चन में, इसका डिटरमिनेंट निकालना था। तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट आएगा 2 ऑफ 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, 2 ऑफ 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगा। फिर हमें क्या करनी है, बेसिकली बनेगा तो क्या 2 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, कोस की फॉर्म में जो इसका डिटरमिनेंट है। लेकिन हमें फिर क्या करेंगे, हम उसको फॉर्म करेंगे साइन की फॉर्म में। तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो देखो 2 1 प्लस, क्योंकि देखो 1 माइनस तो है नहीं तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड हो गया, तो इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो बहुत माइंडफुल था ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन कह रहा है कि डिटरमिनेंट क्या बन रहा है 2 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और बी कह रहा है 2 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगी, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगी, तो इसमें मेरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा 2 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगी, कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका डिटरमिनेंट बनेगा 2 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ए ऑप्शन गलत है और बी ठीक है। और आगे देखो मुझे ना मिनिमम निकालने की जरूरत है ना मुझे मैक्सिमम निकालने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि फर्स्ट थर्ड सेकंड ऑप्शन में ए ऑप्शन ठीक बोला गया जबकि ये मेरा गलत है। तो इसीलिए 3 ऑप्शन मेरे सीधे एलिमिनेट हो गए और फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन रहा था। इस केस में मुझे कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक डिटरमिनेंट निकालना पड़ा। नेक्स्ट देखो, फंक्शन 4 स्टेटमेंट है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी। पहला है डेरिवेटिव का, तो फर्स्ट फंक्शन निकाल लो एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस 1/2 कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बना कोस एक्स माइनस साइन 2x। तो पहली स्टेटमेंट मेरी ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए तो आएगा ही जो भी आंसर होगा। अब देखो बी जो है हर ऑप्शन में है, ध्यान से देखो बी जो है मेरा हर ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट तो π/2 और π/6 ही आएंगे मेरा, तीनों ऑप्शन में बी है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं।
तो इसको जब मैं 0 करूंगी तो cos x माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 0। cos x कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे इसको 0 करके, जो कि मेरे बनेंगे π/2, और यहाँ से मेरा π/6, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अब सेकंड है फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की। तो फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है किन पे आएगी, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएगी। तो वैल्यू डालो, तो साइन 60 90 पे वैल्यू चेक करो, साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस पाई की वैल्यू -1/2, तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2, और π/6 पे 30 पे मेरी क्या बनेगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 कोस 30। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो क्या बनेगी, मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3/4 बनेगी, मिनिमम 2 नहीं बनेगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेना आप, मिनिमा मैक्सिमा निकालना आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है मिनिमा मैक्सिमा के ऊपर बेस था। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए फटाफट से करते हैं हमारे आगे क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, जिन इन दोनों लाइंस के वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है बताने हैं। तो देखो जब हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं तो उनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइन जो है बना सकते हैं। तो लाइन बनेगी मेरी आई कैप जे कैप के कैप, ये लाइन बनेगी। डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 -2 -2 एंड 0 2 1। तो इनकी इसका क्या करके डिटर्मिनेंट लेके मेरे पास एक लाइन आ जाएगी। लाइन जब आपके पास आ जाएगी तो वो कुछ ऐसी आएगी, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ठीक है। चेक कर सकते हो आप जो भी लाइन आएगी। तो इसमें ए और बी सी, जो ये ए बी सी होंगे ये आपके डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। ए बी सी आपके क्या गिवन होंगे, डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। देखो हम निकाल भी सकते हैं क्या बनेगी लाइन, देखो आई कैप के साथ क्या बनेगा -2 + 4, -2 + 4 इज 2, तो 2 आई कैप। नेक्स्ट क्या बनेगा माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा 1 - 0 1, और के कैप के साथ क्या बनेगा प्लस के कैप के साथ क्या बनेगा 2। तो लाइन बनेगी मेरी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के 2 के कैप। तो ये 2 1 2 मेरे पास क्या आ गए ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, इनका डिवाइड कर देंगे हम इनको किससे, इनके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्केयर का 4 + 4 8 9/3 2/3, और ये -1/3 माइनस का 1 है ये, और 2/3। तो ये मेरे क्या बनेंगे डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे डायरेक्शन कोसाइंस दे रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे ये डायरेक्शन कोसाइंस दे रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इजी था, सिर्फ एक चीज निकालनी थी, वहीं से आंसर मिल रहा था हमें। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, x क्या है 0 1 2 3 4, अदरवाइज पे तो 0 ही है। तो 0 पे वैल्यू 0.1, 1 पे वैल्यू x को 1 डालोगे तो c, 2 डालोगे तो 2c, 3 डालोगे तो 5 - 3 2c, और 4 डालोगे तो c। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मेरी 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनी 2 4 5 6c प्लस 0.1 कितना है 1, तो 6c की वैल्यू 1.1, c कितना आ गया 1.1 डिवाइड बाय 6। तो 1.1 डिवाइड बाय 6 मुझे क्या आंसर दे रही है 0.15 जो है कुछ आएगा इसको सोल्व करके। तो फर्स्ट किस पे जा रहा है फोर्थ पे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में फर्स्ट फोर्थ पे जा रहा है जो कि मेरा क्या है सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा, सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर,
ठीक है, क्लियर है सबको, सेकंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इससे इजी कोई क्वेश्चन बन सकता है डेरिवेटिव का। यहां से देखो x मेरा किसके इक्वल आ गया, साइन y बाय साइन a प्लस वाई के, ये मेरे x की वैल्यू बन गई। तो x का डेरिवेटिव अगर मैं y के साथ करूं तो dx बाय डी वाई मेरा क्या बना, क्वोशिएंट रूल लगाओ, साइन a प्लस वाई का साइन स्केयर बना, सारे का स्केयर बनेगा, तो साइन a प्लस वाई एज इट इज, और ऊपर क्या है साइन का डेरिवेटिव कोस वाई, अब माइनस साइन y एज इट इज, और साइन a प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या, कोस a प्लस वाई। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, ये ध्यान से देखो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू है dx बाय डी वाई की, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, dy बाय dx की, तो इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय कितना, साइन ए, तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे ये आंसर दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन मुझे ये आंसर दे रहा है, तो यहां से फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो काफी क्वेश्चंस जो है हमने कवर कर दिए हैं। मुझे क्या बताना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, मुझे ए वेक्टर गिवन है, मुझे बी वेक्टर गिवन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखो यूनिट वेक्टर बताना है। तो पहले तो देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, ए प्लस बी वेक्टर क्या बना, 1 + 1 2, 1 + 2 3 एंड 3 + 1 4, फिर a माइनस बी किया तो 1 - 1 0, 1 - 2 -1 और 1 - 3 -2, तो इनकी डिटर्मिनेंट लेके आपके पास जो वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर, वो आएगा वेक्टर। लेकिन आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वेक्टर आएगा उसके डिटर्मिनेंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो डिटर्मिनेंट तो सब में ही √6 आ रहा है, तो यूनिट वेक्टर में सबका -1 -1 -1 आ रहा है, तो आई के साथ देखो क्या बनेगा, आई कैप के साथ क्या बनेगा, -6 + 4, ठीक है, आई कैप के साथ क्या बन रहा है, -6 + 4, चेक कर लेना आप, एक मिनट, यस, तो देखो चेक कर लेना आप, यूनिट वेक्टर जो भी आएगा उसके डिटर्मिनेंट से आपने क्या करना है, आप लोगों ने उसके डिटर्मिनेंट से जो है क्या करनी है, उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब आप चेक करोगे तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आगे हम बात करेंगे गिवन फंक्शन। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे बताना था कि जो ये फंक्शन है ये इवन है ऑड है, दूसरा कि किस इंटरवल में जो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो हम एफ डैश एक्स चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या बनेगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/e⁻x का स्क्वायर, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं बनता, 0 नहीं बनता, तो इस फंक्शन का डिटरमिनेंट डेरिवेटिव जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, और x की पूरे के पूरे रियल लाइन पे, मतलब फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ टू इन्फिनिटी सिर्फ सी ऑप्शन में गिवन है, तो इसीलिए यहाँ से थर्ड ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो
फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मुझे इसकी डिग्री बतानी है कैसी है, होमोजीनियस है या नहीं है। तो ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बनेगी, देखो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो यहां से dy बाई डी एक्स मेरा किसके इक्वल बना, log e x माइनस वाई बाई एक्स इंटू log e x। तो इसकी डिग्री तो 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन सभी ऑप्शंस में ए ऑप्शन तो ऑलरेडी गिवन है। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम नहीं है, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस ना होने की वजह से बी ऑप्शन गलत, और थर्ड ऑप्शन में भी बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में भी बी ऑप्शन है, इसीलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो अब देखो, अब या तो फोर्थ है या फर्स्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है अब सॉल्यूशन है, बेसिकली इसका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपने इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसको जो है लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग इसका क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। तो सी ऑप्शन इसका सॉल्यूशन बनेगा, बहुत ही इजी है इसका सॉल्यूशन निकालना। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास दो बैग थे, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में क्या था, 4 व्हाइट बॉल थी और 6 ब्लैक बॉल थी। बैग 2 में 5 व्हाइट बॉल्स थी और 3 ब्लैक बॉल्स थी। अब ये मेरे क्वेश्चन जो है क्लियरली विजिबल नहीं है, आई थिंक 5 पता नहीं 3 थी, ये आप चेक कर लेना। तो अब देखो, बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, 1/2 होगी। दो इवेंट है, या तो बैग 1 आएगा या बैग 2 आएगा। अब उसने क्या बोला कि हमने एक डाई रोल किया साथ में, और अगर वो शो कर रहा है नंबर डिविजिबल बाय 3, तो एक बॉल जो है हम ड्रॉ करेंगे किससे, बैग 1 से। तो बैग 1 से प्रोबेबिलिटी यहां से पता चलेगी, ठीक, यहां से नहीं पता चलेगी। एल से बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो बैग 1 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या है, 3 और 6 है, तो 2 पॉसिबल केसेस, 2/6 प्रोबेबिलिटी है, 1/3 प्रोबेबिलिटी है बैग 1 के चूज करने की, और 1/3 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 प्रोबेबिलिटी है मेरे बैग 2 के चूज करने की। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को बोला गया है इफ बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, अब जो बॉल ड्रॉ की है वो ब्लैक नहीं है, मतलब क्या है, मुझे गिवन है कि कैसी बॉल ड्रॉ की गई है, व्हाइट कलर की बॉल ड्रॉ की गई है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इट वाज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब कि वो किससे ड्रॉ की गई है, बैग 1 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1 गिवन दैट इट इज ऑफ व्हाइट कलर, ये मुझे बतानी है। तो वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग B1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग व्हाइट बॉल व्हेन बैग B1 इज चूजन बाय कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग व्हाइट बॉल B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। कुछ नहीं करना, सिर्फ बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो है लगाना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी मैंने अभी आपको बताई कितनी है, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। तो अब मुझे निकालनी है W व्हेन B1 हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन B2 इज अकर्ड। तो बैग 1 में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल्स हैं 10, 4/10, और इसमें कितनी होगी, ये नंबर आप जो है चेक कर लेना, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है मिसिंग है। अगर सपोज करो 5 है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। तो जब आप ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, तो 2/7 जो है आपकी टोटल वैल्यू आएगी। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन 2/7 जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। 49th क्वेश्चन में मुझे गिवन है, ध्यान से देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, कौन से डायरेक्शन रेशियोज नहीं हो सकते।
ये लाइन ठीक है तो इसका डायरेक्शन रेशो 2 है, ये लाइन 2 माइनस वाई है जबकि y माइनस 2 होनी चाहिए, तो नेगेटिव निकालेंगे तो -3, और ये ठीक है तो -1, तो 2 3 -1 ये मेरे डायरेक्शन रेशोज आ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कैन नॉट बी, तो पहला ऑप्शन नहीं बन सकता। फिर अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेंगे, -2 3 3 3 1, तो यहां से सेकंड ऑप्शन भी बन सकता है, तो ये भी कैन नॉट में नहीं आएंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये क्या बनेगा, 3 -9 -3, तो ये भी बन सकते हैं। सिर्फ थर्ड जो है डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बन सकते, तो यहां से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या बोलूं मैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका ही लास्ट क्वेश्चन जो है ये रहेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का करेक्ट फिजिबल रीजन कौन बता रहा है। तो अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, x0 पे y10, तो 10 0 एक पॉइंट बनेगा और एक पॉइंट बनेगा 0 10। ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं मैं सिर्फ। दूसरा क्या है 25/2 दैट इज 12.5, तो यहाँ पे एक रीजन यहाँ बनेगा और एक रीजन जो है यहाँ बनेगा। अब दूसरे ये ऐसी तो शक्ल ही नहीं दिख रही ग्राफ की, तो इसीलिए सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो गए। अब थर्ड फोर्थ में देखो कंडीशन देखते हैं, इसका 0 इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा क्योंकि ट्रू नहीं है, तो इसका फिजिबल रीजन ये होगा। और इसका शेडेड रीजन क्या बनेगा, 0 0 रूल पास कर रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये कॉमन होगा हमारा शेडेड रीजन। तो कैसी शक्ल बन रही है, थर्ड जैसी बन रही है, तो यहां से कौन सा थर्ड ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। थर्ड विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे CUET के पूरे 50 क्वेश्चंस अलोंग विद डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप सबने आपको आइडिया आ जाएगा एक कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका आंसर बनेगा और किस तरीके से आंसर आएगा। पेपर की अगर मैं बात करूं 2023 से थोड़ा सा लेवल हाई किया इन्होंने पेपर का, बट स्टिल अगर आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया है, अगर सभी बच्चों ने अच्छे से NCERT की थी, NCERT छोड़ो, जिन बच्चों ने मेरे साथ 30 डेज का फ्री क्रैश कोर्स लगाया था उनमें मोस्टली मेथड सिर्फ नंबरिंग चेंज हो सकती है बट तरीका सेम था। मोस्टली क्वेश्चंस जो है हमने उस क्रैश कोर्स में डिस्कस किए थे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सभी बच्चे अपने आंसर्स जो है मैच कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।